हम लोगों ने अब तक सेक्शन 109 तक के सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। सेक्शन 96 से हमने स्टार्ट किया था, 109 तक हम पहुंच गए थे। आज हम जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन हमने कई बार सुना है, एंड दैट इज व्हाट पोस्टल बैलेट। सेक्शन 110, इसका नाम कई सारे सेक्शंस में आया था। हमने पढ़ा था वहां पे कि अगर कंपनी लिस्टेड है तो ये जो रेजोल्यूशन है पोस्टल बैलेट से पास किया जाएगा। आई होप याद आ रहा होगा आपको। तो मैंने आपको बोला था जनरल मीटिंग में हम पढ़ेंगे, तो ये आ गया है वो सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट। अच्छा, होता क्या है इस सेक्शन के अंदर बेसिकली? देखिए, जैसे हम जनरल मीटिंग कॉल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि मेंबर्स सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। रेयरस एंड एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है कि सारे मेंबर आ जाए, और स्पेशली अगर लिस्टेड कंपनी है तो कभी नहीं आएंगे। 10 लाख मेंबर है, आएंगे क्या 10 लाख मेंबर? अगर आ जाएंगे तो कंपनी के तो सारी अरेंजमेंट्स जो है वो एकदम अस्त व्यस्त होते हैं। 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए, है ना। अब कोई इन्वेस्टर जयपुर का है ना, कोई किसी दूसरी सिटी का है, अलग अलग स्टेट से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुंबई में मीटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर ऑल द मेंबर्स टू अटेंड फिजिकली द मीटिंग, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सेलेक्टेड लोग मीटिंग में आते हैं और वही रेजोल्यूशन पास करा लेते हैं। तो कंपनी एक चाहता है कि यार ये क्रूशियल मामले है ना, इन क्रूशियल मामलों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सिलेक्टेड लोग आए और वही रेजोल्यूशन पास करा लें। तो इन क्रूशियल मामलों में क्या होना चाहिए कि सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। सबका इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा? जब हम उनको मीटिंग में बोलने के लिए बाउंड ना करें। हम क्या बोलते हैं कि घर बैठे बैलेट पेपर भेज दो, घर बैठे बैलेट पेपर भेज दो, ताकि अब घर बैठे बैठे तो वोटिंग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं ना वो। अब सब लोग बिजी हैं अपने काम में, वर्किंग में, काम छोड़ छाड़ के तो कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए जाएगा नहीं, है ना। और इतना कॉस्ट लग जाता है, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मेरा कॉस्ट लग जाएगा। आज मान लो मैंने किसी कंपनी में 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और मुंबई जाने की कॉस्ट मेरी 25,000 की आ जा रही है, जाना आना और सब कुछ। तो दिस इज तो कतई नॉनसेंस वाला काम है कि मैं मीटिंग अटेंड फिजिकली करने जाऊं। लेकिन अगर कंपनी मुझे घर बैठे बैलेट पेपर भेज दे और बोले कि आप अपना असेंट डिसेंट भेज दो, तो मैं कर लूंगी ना आराम से। तो ऐसे में मैक्सिमम मेंबर्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सकता है। तो दैट इज नोन एज पोस्टल बैलेट। तो कंपनी अपने मेंबर्स को घर बैठे बैलेट पेपर भेज रही है, उसमें जो प्रपोज रेजोल्यूशन पास करना है वो लिखा होता है, एक टाइम पीरियड लिखा होगा कि इतने दिनों में आपको रिस्पॉन्ड बैक करना है, और ये पीरियड 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 30 दिन होता है। तो उतने पीरियड के अंदर जो भी मेंबर्स हैं एंटाइटल्ड टू वोट, वो अपना असेंट डिसेंट जो भी है वो हमें रिवर्ट बैक करेंगे। फिर कंपनी में एक स्क्रूटनाइजर होगा, वो स्क्रूटनाइजर जितने भी बैलेट पेपर्स रिसीव हुए हैं उनको एग्जामिन करेगा, स्क्रूटनी करेगा कि कितने लोगों ने हाँ बोला है, कितने ने ना बोला है, किनके फॉर्म वैलिड नहीं है, किनके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे, है ना। तो छांटेगा वो कि वैलिड फॉर्म कितने हैं, इनवैलिड फॉर्म कितने, इसमें हाँ वाले कितने हैं, ना वाले कितने हैं, वो सब कुछ एग्जामिन करेगा। फिर उसके बाद फाइनली क्या करेगा, अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है कि फेल हुआ है। बात समझ में ही सबको? ठीक है, लेट्स सी। अ कंपनी shall तो क्या मैंडेटरी है? ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। इन रेस्पेक्ट ऑफ सच आइटम्स ऑफ बिजनेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी ट्रांजैक्टेड ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन जिन मामलों में बोल दिया कि ये मामला पोस्टल बैलेट से होगा, तो मतलब पोस्टल बैलेट से ही होगा, दूसरा मोड आप अडॉप्ट कर ही नहीं सकते। तो देयर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन, 10 ट्रांजेक्शन है टोटल जो कंपनीज एक्ट में प्रेस्क्राइब किए गए हैं, सेक्शन 110 के 10 ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो कंपल्सरीली किससे होंगे? पोस्टल बैलेट से ही होंगे। अच्छा, कंपनी चाहे तो इन 10 के अलावा वाले ट्रांजेक्शन भी पोस्टल बैलेट से कर सकती है क्या? अच्छी बात है ना, कर सकते हैं। एंड मे इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस, any item of business other than ordinary business and any business in respect of which directors or auditors have a right to be heard at meeting transact by means of postal ballot। तो अभी जो 10 ट्रांजेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं होना चाहिए? अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस अड्डा वाले ट्रांजेक्शन एजीएम में होंगे, इसलिए उसके लिए पोस्टल बैलेट नहीं करना है। एंड दूसरी कौन सी ट्रांजेक्शन जिसमें ऑडिटर्स की हियरिंग वेयरिंग होगी, ऐसा कुछ मामला है, रिप्रेजेंटेशन वगैरह आएंगे, तो वो मामले जो है वो पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकते, नहीं तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन या जो भी उनका यहाँ पे
राइट टू हर्ड, राइट टू बी हर्ड, किसका? कोई भी ऑडिटर्स वगैरह का, डायरेक्टर्स वगैरह का। तो ऐसे मामले जो है वो आप छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी मामले हैं वो आप चाहो तो पोस्टल बैलेट से कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास कराया, कमेंट नॉट वैलिड, कि डिविडेंड डिक्लेरेशन कौन सा बिजनेस है? ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए पोस्टल बैलेट नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? मीटिंग में ही रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है यहां तक सबको? अब आगे देखो, प्रोवाइडेड दैट any item of business required to be transacted by means of postal ballot under clause A, ये वाला A, may be transacted at the general meeting by a company which is required to provide the facility of to members to vote by electronic means under section 108 in the manner provided in that section। अब section 108 ई वोटिंग का सेक्शन है, आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो ये किसका? ई वोटिंग। अब देखो ई वोटिंग में भी तो समथिंग सॉर्ट ऑफ ऐसा ही कुछ होगा ना, कि इलेक्ट्रॉनिकली अपने प्लेस पे बैठे बैठे वो लोग वोटिंग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर कंपनी पे ई वोटिंग एप्लीकेबल है तो फिर वो पोस्टल बैलेट करेगी या ई वोटिंग? तो अगर आप ई वोटिंग कर रहे हो तो क्या ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगा पोस्टल बैलेट का? नहीं। तो ये क्लियरली बोल रहा है भाई, अगर आपकी कंपनी में पोस्टल बैलेट की जगह पे ई वोटिंग एप्लीकेबल है तो ई वोटिंग ही करो ना, ज्यादा कन्वीनियंट तो वही है। तो अगर आप वो कंपनी ई वोटिंग फॉलो कर रही है तो फिर पोस्टल बैलेट की कंप्लायंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट मान लिए जाएंगे। इज दिस ओके? श्योर है सब लोग? इफ रेजोल्यूशन इज असेंटेड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स by means of postal ballot, it shall be deemed to have been duly passed at general meeting convened in that behalf। मतलब क्या डीम कर रहे? जैसे जनरल मीटिंग कॉल करते उसमें एक नॉर्मल रेजोल्यूशन पास होता, एग्जैक्टली वैसे ही इस रेजोल्यूशन की वैलिडिटी है। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि मीटिंग तो हुई नहीं तो हम रेजोल्यूशन वैलिड नहीं मानते, नो, ये मीटिंग से भी ज्यादा वैलिड है बल्कि, है ना। तो अगर हमने इस तरह से कोई भी असेंट लिया है तो वो एब्सोल्युटली वैलिड है, उसका इंपैक्ट वही होगा जैसा कि जनरल मीटिंग कॉल करके आप ओआर या एसआर पास कराते हो, एग्जैक्टली वैसा ही इसका इंपैक्ट होने वाला है। वैलिडिटी बता रहा है बेसिकली, है ना। वैलिडिटी किसकी तरह से? सेम एज जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन। तो जो रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होता वैसा ही इंपैक्ट इस रेजोल्यूशन का भी रहेगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात है क्या क्या समझ में आई। नंबर 1, पहली बात कि कुछ ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए उनको कंपलसरीली क्या करना पड़ेगा? पोस्टल बैलेट से करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपनी चाहे तो अदर ट्रांजैक्शन कर सकती है लेकिन 2 ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। कौन से? ऑर्डिनरी बिजनेस एंड जिनमें राइट टू बी हर्ड होगा डायरेक्टर्स का, ऑडिटर्स का, उनको छोड़ दो। उसके अलावा जितने भी मामले हैं वो पोस्टल बैलेट से किए जा सकते हैं। अच्छा, अब मान लो किसी कंपनी पे ई वोटिंग एप्लीकेबल है तो ई वोटिंग कर लेना, फिर पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है, बल्कि तो और ज्यादा अच्छी बात है। एंड क्या बोला, ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? जैसी जनरल मीटिंग के पास रेजोल्यूशन है वैसे की वैसी रहेगी। गॉट इट? यहां में सबको क्लियर? ठीक है, आगे देखिए। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 65, पोस्टल बैलेट मीन्स वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। द रूल्स प्रोवाइड द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ बिजनेस। रूल्स मतलब रूल्स क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए है ना। तो फॉलोइंग आइटम ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड ओनली बाय मींस ऑफ वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, इसलिए कहां पे लिखा हुआ है? रूल्स में। तो रूल्स में सीजी ने नोटिफाई कर दिया। ये ट्रांजेक्शन कैसे होंगे? ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। अब कौन से 10 ट्रांजेक्शन? कोई एक आध ट्रांजेक्शन का नाम बताओगे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। डीवीआर में, ठीक है। बाय बैक, ठीक बात है। पेरेशन में, बिल्कुल सही बात है। और ऑल्टरेशन, है ना। ऑल्टरेशन जब भी करते हैं, ऑल्टरेशन किस किस के अंदर? एक तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में, या फिर प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसमें आप चेंज कर रहे हो, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो, वन सिटी टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अगर आप ऑल्टरेशन कर रहे हो, इस तरह का ऑल्टरेशन। और कहां कहां पे पोस्टल बैलेट होगा? 2 है। एक तो मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करते हो, एक प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए ऑब्जेक्ट को चेंज करते हो। 2 अलग अलग बातें हैं ये।
एक तो क्या होता है, मेमोरेंडम में मेरा मेन ऑब्जेक्ट लिखा था, मैंने उसमें चेंज करके कुछ नया ऑब्जेक्ट डाल दिया। एक है मैंने फंड रेज किया था, प्रोस्पेक्टस इशू किया था, उसमें ऑब्जेक्ट डाला था, उसको चेंज करके दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए पैसा यूज करना चाह रही हूँ। दो एकदम अलग बातें हैं, है ना। तो दोनों ही केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। चलो देखते हैं कौन कौन से केसेस है। नंबर 1, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, इशू ऑफ डीवीआरस, बायबैक, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर अंडर 151। कौन सा सेक्शन है ये, कौन से डायरेक्टर की बात हो रही है, एसएसडी की, बिल्कुल सही बात है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, क्या बात है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल हैज अनयूटिलाइज्ड मनी आउट ऑफ मनी सो रेज्ड। तो अभी कंपनी के पास क्या अनयूटिलाइज पैसा है, तो चेंज करना चाह रही है उस पैसे को, वापस चेंज करना चाह रही है। हमने लिखा कि हम 100 करोड़ रेज कर रहे हैं और उससे हम क्या करेंगे, एग्री प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे, लेकिन फिर हमें लगा नहीं यार अभी मॉनसून फेवरेबल नहीं है, एग्री प्रोडक्ट्स में यूज नहीं करना चाहिए, तो हमने 50 करोड़ तो यूज कर लिया था, बाकी रिमेनिंग 50 करोड़ अब हम एग्री की जगह पे दूसरे प्रोडक्ट्स में यूज करना चाह रहे हैं। तो मतलब हम चेंज इन ऑब्जेक्ट कर रहे हैं जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था, तो भी आपको पोस्टल बैलेट से ही रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएशन इन राइट, ये सेक्शन भी हम पढ़ चुके हैं 48। नेक्स्ट है सेल ऑफ होल या सब्सटेंशियली होल ऑफ अंडरटेकिंग, क्या आप ये सेक्शन पढ़ चुके हैं, सेक्शन कौन सा 180 याद आ रहा है, सेक्शन 180 रेस्ट्रिक्शन ऑफ पावर ऑफ द बोर्ड, सेक्शन 180 1A सेल लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग होली और सब्सटेंशियली होली, ये वाला सेक्शन है ना। फिर उसके बाद लोन और गिव गारंटी, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 186। तो ये कितने ट्रांजेक्शन हुए टोटल 10, इनमें से ऑलमोस्ट सारे सेक्शन आप पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट। एक बार फटाफट से रिकैप करें, देखो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के 4 ट्रांजेक्शन तो ये हो गए, एओए का ऑल्ट्रेशन, एमओए के ऑब्जेक्ट और रजिस्टर्ड ऑफिस का, और प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्ट, है ना, ये 4 ट्रांजेक्शन तो यही हो गए। अच्छा फिर उसके बाद शेयर कैपिटल वाले जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हमारे हुए कौन कौन से, डीवीआर, वेरिएशन इन राइट, बायबैक, है ना, और ये 3 तो इसके हो गए। फिर उसके अलावा कितने हो गए, 7 हो गए टोटल हमारे। अब डायरेक्टर्स के कंसर्न में बात करते हैं। डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में एक तो एसएसडी का अपॉइंटमेंट, सेल लीज डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग, है ना, ये सारे डायरेक्टर्स में पढ़ा था हमने, और एक 186 लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से टोटल हमारे कितने ट्रांजेक्शन होंगे 10। ये 10 ट्रांजेक्शन किसने नोटिफाई किए हैं, तो कंपल्सरीली किसके थ्रू होंगे, पोस्टल बैलेट के थ्रू। और अगर कंपनी पे सेक्शन 108 एप्लीकेबल है तो ई वोटिंग कर लेना, फिर पोस्टल बैलेट करने की जरूरत एज सच नहीं होगी। एम आई क्लियर, श्योर है सब लोग अच्छे से, ठीक है। देखो मैम, हाँ जी बेटा, मैम मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो मैं एक बार एग्जिट होके दोबारा ज्वाइन हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली दोबारा, ठीक है। वेयर अ कंपनी, अब प्रोसेस क्या रहेगी सुनो, पोस्टल बैलेट है तो कंपनी रिक्वायर्ड है या कंपनी करना चाहती है तो बैलेट पेपर भेजेगी सबको, ठीक है, बैलेट पेपर भेजा, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट डाल दिया, उसमें डेट डाल दिया कि आप इस रेस्पेक्टिव डेट पर रिटर्न करो, तो पूरा एंटायर प्रोसेस दे रखा है। तो क्या क्या होगा, सबसे पहले वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड, is required or decides to pass resolution by way of postal ballot, ठीक है ना। तो क्या होगा, it shall send notice भेजो all the shareholders को, and a draft resolution explaining the reason, सबके साथ ड्राफ्ट जाएंगे, जो जो रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं सबके ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट मतलब फाइनल नहीं है, अभी फाइनल तो तब बनेगा जब पास हो जाएगा, है ना, तो अभी ड्राफ्ट है। फिर ये कैसे भेजेंगे, बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली
या फिर कुरियर, मतलब इनमें से कुछ भी भेज सकते हो आप। कौन कौन से मोड हुए? मोड ऑफ सेंडिंग रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक, इन चारों में से कोई भी मोड हो सकता है। तो हमने क्या किया, इनमें से किसी भी मोड के थ्रू नोटिस डिस्पैच किया, अलॉन्ग विद उसमें ड्राफ्ट रेजोल्यूशन डाल दिए। ये प्रोसेस याद हुआ यहां तक? आप क्या करें, एडवर्टाइजमेंट दो। एडवर्टाइजमेंट कहां जाता है? न्यूज़पेपर में। कौन से न्यूज़पेपर में? इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर। हमेशा कंपनी लॉ में दो ही न्यूज़पेपर में जाता है। शैल बी पब्लिश इन इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज, ठीक है। प्लस साथ ही में कहां डाल दो? वेबसाइट पे भी डाल। तो नोटिस एक तरह से 3 जगह गया। कहां का पे? नंबर 1 मेंबर्स को गया, दूसरा न्यूज़पेपर में गया, और तीसरा कहां गया? वेबसाइट पे गया, ठीक है। नोटिस डिस्पैच हो गया फाइनली। आप क्या करें? उनको बोले कि आप रिवर्ट करें। कितने दिनों में? 30 डेज के अंदर। विद इन 30 डेज उनको क्या करना पड़ेगा? रिवर्ट बैक करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ऑफ असेंट या डिसेंट ऑफ द शेयर होल्डर टू द रेजोल्यूशन टू बी कैप्ट इन द सेफ कस्टडी ऑफ द स्क्रूटनाइजर। टू बी कैप्ट इन द सेफ कस्टडी ऑफ द स्क्रूटनाइजर। जो भी स्क्रूटनाइजर उसकी सेफ कस्टडी में इसको रखना पड़ेगा। और ये रिवर्ट बैक कितने दिनों में आ जाना चाहिए? 30 डेज। अच्छा, 30 दिन के बाद अगर किसी का रिवर्ट आता है तो क्या करें? रिजेक्शन में जाएगा, फिर वो इनवैलिड फॉर्म माना जाएगा, ठीक है ना। देन विद इन 7 डेज रिवर्ट आ गया। अब 7 दिनों के अंदर स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट बना के देगा। और रिपोर्ट किस बेसिस से बनाएगा? छांटेगा सारे फॉर्म्स को, कितने वैलिड हैं, कितने इनवैलिड हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ना, मेंबर्स महान फोटोकॉपी बैलेट पेपर पे अपने साइन करके भेज रहे हैं, अलाउड नहीं है। ओरिजिनल पे ही साइन करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो ऐसे तो पता नहीं 4-5 कितने भी आप डॉक्यूमेंट साइन करके भेजते रहोगे। दूसरा, कुछ ऐसे महान होते हैं असेंट और डिसेंट जो है ना, दोनों के बीच में साइन कर देते हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा कि असेंट है कि डिसेंट है, फिर क्या करें? रिजेक्ट ही जाएगा, रिजेक्शन में जाएगा वो फॉर्म, ठीक है ना, तो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जिन्होंने 30 दिन के बाद भेजा तो रिजेक्शन में। या फिर मान लो प्रॉक्सी के थ्रू साइन करा दिया, बोले गजब बात है यार, घर बैठे बैठे बैलेट पेपर तुम्हें दे रहे हैं, उसमें भी तुम प्रॉक्सी से साइन करा रहे हो, अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे उनको खुद को ही साइन करना पड़ेगा, तो अगेन वो रिजेक्शन में जाएगा। तो स्क्रूटनाइजर सारे फॉर्म छांटता है, जितने इनवैलिड फॉर्म उनको हटा देगा, वैलिड में से ये निकालेगा कितने असेंट है और कितने डिसेंट है। The scrutinizer shall return the ballot papers and other related papers या register to the company। कितने दिनों में? 7 दिन। कितने दिनों में? 7 days। फिर the board of directors shall appoint how many scrutinizers? 1। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, 7 दिन का टाइम मिल रहा है। एक अकेला ही बहुत है, क्यों 2-4 लोग अपॉइंट करना है? ज्यादा लोग अपॉइंट करोगे तो ज्यादा खर्चा होता है कंपनी का। कुछ स्क्रूटनाइजर अपने अंडर में वो अपॉइंट कर देते हैं, है ना। मेन स्क्रूटनाइजर एक ही होगा, वो अपने अंदर में जितने भी एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। पर प्रोफेशनल हमने एक ही अपॉइंट किया है यहाँ पे, ठीक है। हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब ये पर्सन कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। अगर कंपनी का एम्प्लॉय हुआ तो डायरेक्टर्स की बात मान के कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, गड़बड़ हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। तो ही मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। And who in the opinion of the board can conduct the postal ballot voting process in a fair and transparent manner? Am I clear? समझ में आ गया? ठीक है। Scrutinizer shall be willing। अब देखो इतनी बकवास मारते हैं, shall be willing। अब जबरदस्ती थोड़ा किसी को आप scrutinizer अपॉइंट कर दोगे, willingness तो होनी चाहिए ना। या बिना willingness के किसी को भी उठा के ले आओगे, बोले नहीं तुम्हें तो करनी पड़ेगी अब scrutiny, बोले नहीं मेरे को नहीं करना, नहीं चुपचाप से करो। अरे हद हो गई है यार, कंसेंट लेनी पड़ती है सबसे। तो willingness होनी चाहिए to be appointed and be available for the purpose of ascertaining the requisite majority। Am I clear? ठीक है। Then the assent या dissent received after 30 days क्या माने जाएंगे? As if member has not been received। मतलब ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने कोई हमें रिवर्ट किया ही नहीं, ऐसा मान लिया जाए। ओपीसी है, उसमें पोस्टल बैलेट कराओगे क्या? ओपीसी में पोस्टल बैलेट कराओगे क्या, ये बताओ। अकेला मेंबर है, उसमें काई का पोस्टल बैलेट होएगा भाई, है ना। और इवन कौन सी कंपनीज जहां पे मेंबर कितने अप टू 200 आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस थ्रू द पोस्टल बैलेट। तो इन दोनों को एग्जाम्पशन ग्रांट किया गया है। एक तो कौन सी कंपनी होगी? ओपीसी,
ओबीसी को ना तो एजीएम करनी है, ना कुछ पोस्टर बैलेट करना है, कुछ नहीं करना उससे। एंड दूसरा क्या हुआ, कंपनीज जिसमें कितने मेंबर्स हैं, अच्छा इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों आ गई क्या, अरे पब्लिक भी तो आ गई ना, पब्लिक कंपनी में भी तो 200 तक मेंबर हो सकते हैं ना। अगर पब्लिक कंपनी में 50 मेंबर है, 50 मेंबर है, तो क्या उसको पोस्टल बैलेट करना पड़ेगा, नहीं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, उसके बाद कितने भी हो सकते हैं, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 1000, 1500, 1 लाख, 50 लाख, कितने भी हो सकते हैं, अपर लिमिट नहीं है। अगर लेकिन पब्लिक कंपनी में 200 तक की मेंबर है तो पोस्टल बैलेट नहीं करना है। और प्राइवेट कंपनी तो सारी फॉल कर गई इसमें, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स ही कितने होते हैं, 200। तो इसका मतलब जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको तो पोस्टल बैलेट कराना ही नहीं है। कोई शक, सबको क्लियर यहां तक, सुन रहे हैं मेरी बात सब लोग, लाइव वाले बच्चे भी सुन रहे हैं, सो तो नहीं गया कोई, चल ठीक है आगे दे, सो गए क्या, यस मैम, नो मैम। अच्छा ठीक है। अब है नेक्स्ट सेक्शन 112, देखो 2 सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे, 112 एंड 113, दोनों सेम ही सेक्शन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक है प्रेसिडेंट या गवर्नर, इंडिया के प्रेसिडेंट और स्टेट का गवर्नर। पता है इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, क्या बात है, पता है, जीके में तो होशियार है हम लोग। हाँ, लाइव वाले बच्चों को पता है क्या कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लाइव वाले बच्चों को पता है क्या, नहीं पता लाइव वाले बच्चों को, हाँ जी रामनाथ कोविंद। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या है ना, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं बहुत वीआईपी है भाई, अलॉन्ग विद जो स्टेट के गवर्नर है, ही इज ऑल्सो वेरी वेरी मच वीआईपी पर्सन, है ना, स्टेट का फर्स्ट पर्सन होता है भाई, और प्रेसिडेंट इंडिया का, पूरे इंडिया का फर्स्ट पर्सन है। अब गवर्नमेंट कंपनीज की वजह से इनका स्टेक कई सारी कंपनीज में होता है, और उसकी वजह से ये मेंबर बनते हैं बहुत सारी कंपनीज के। अब अगर ये मेंबर है बहुत सारी कंपनीज के, तो क्या पर्सनली मीटिंग अटेंड करने जाएंगे, सिक्योरिटी के मामले आ जाएंगे भैया, प्रेसिडेंट जो है वो जा रहे हैं जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए, हो खतरनाक काम है ना। तो ऐसे कैसे, और टाइम भी नहीं होता ऑब्वियसली, तो वो लोग क्या अपॉइंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। क्या अपॉइंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। देखो क्या है, प्रेसिडेंट या गवर्नर खुद से न जाने की बजाय किसको अपॉइंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, ये तो है सेक्शन 112 की बात। एग्जैक्टली एक सेक्शन और पढ़ेंगे हम, 113। 113 में हम बात करें बॉडी कॉर्पोरेट की, किसकी बात करें, बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट खुद से मीटिंग अटेंड कर सकती है क्या, क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है ना। अच्छा, एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है कि, ये बताओ पहले, तो मेंबर तो हो सकती है, तो इसका जनरल मीटिंग का नोटिस उसको भी मिलेगा, लेकिन खुद से उठ करके मीटिंग अटेंड करने जा नहीं सकती। तो जब जा नहीं सकती तो किसी ना किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना है कि टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज उठ करके जा रही है एजीएम अटेंड करने, तो यहाँ पे किसको अपॉइंट करेगी, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक बात। अब जो रिप्रेजेंटेटिव है, क्या ये प्रॉक्सी है, आर दे प्रॉक्सी, एब्सोल्युटली नॉट, दे आर नॉट प्रॉक्सीज। कौन है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव बोले तो ये सेम एज मेंबर है, दे आर सेम एज मेंबर। इसका मतलब जो जो राइट एक मेंबर एक्सरसाइज कर सकता है, जो जो राइट एक मेंबर एक्सरसाइज कर सकता है, वो सारे के सारे राइट कौन एक्सरसाइज करेगा। अच्छा बताओगे मुझे, मेंबर क्या क्या राइट एक्सरसाइज कर सकता है। कोरम में काउंट होता है क्या, होता है क्या, रिप्रेजेंटेटिव को कोरम में काउंट कर लें, यस, कोरम में काउंट होगा। अच्छा, मेंबर जो है शो ऑफ हैंड्स में पार्टिसिपेट कर सकता है ना, प्रॉक्सी तो नहीं कर सकता। क्या ये कर पाएंगे शो ऑफ हैंड्स में, ऑब्वियसली शो ऑफ हैंड्स, बिल्कुल। पोल में तो प्रॉक्सी कर लेता है, तो ये तो अलाउड ही होंगे वैसे बाय डिफॉल्ट, है ना। अच्छा, पोस्टल बैलेट,
में सिर्फ मेंबर ही साइन कर सकता है, ऐसा पढ़ा था ना अभी हमने, वहां पे प्रॉक्सी अलाउड नहीं होता। क्या रिप्रेजेंटेटिव जो है पोस्टल बैलेट में साइनिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। हमने क्या बोला, सेम एज मेंबर है, तो इसका मतलब पोस्टल बैलेट भैया उनके पास बहुत काम है, प्रेसिडेंट गवर्नर के पास बहुत सारे, उनको शासन चलाना है, शांति बनाए रखनी है स्टेट में और साथ ही में कंट्री में, तो इसलिए ये ऐसे बकवास वाले काम नहीं करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्टल बैलेट अलाउड है। अच्छा, क्या रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? एक मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जब बोल दिया आपको मेंबर है तो मेंबर है, बात खत्म, उसके बाद कुछ और डिस्प्यूट होता ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया जो मेंबर के राइट होते हैं सारे के सारे वो के वो राइट किसको मिलेंगे? तो मिलेंगे, बात खत्म। समझ में आया क्या सबको? श्योर है एकदम? तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही बात बोली है सेक्शन 112 एंड 113 के अंदर। अब लैंग्वेज पढ़ देती हूँ मैं, अब आपको समझ में आ जाएगा ना। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के होते हैं ना प्रेसिडेंट, है ना, और गवर्नर ऑफ, क्या जीनियस बच्चे एकदम, यस, गवर्नर ऑफ स्टेट। इफ ही इज मेंबर ऑफ अ कंपनी, may appoint such person as he thinks fit to act as representative at any meeting of the company, okay। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं? The person so appointed shall be deemed to be a member। बात यहीं पे खत्म हो जाती है बस। जब बोल दिया deemed to be a member है तो कहानी खत्म। And have the same rights including the right to vote by proxy और postal ballot। इतनी बात बोल दी इसने, मतलब प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट भी है, पोस्टल बैलेट का राइट भी है, तो सारे राइट है आगे। एज प्रेसिडेंट और गवर्नर कुड एक्सरसाइज एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। लैंग्वेज में कोई शक? फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है 113 एग्जैक्टली सेम सेक्शन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन एट मीटिंग ऑफ कंपनीज एंड ऑफ द क्रेडिटर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन मतलब बॉडी कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है, तो यहां पे क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग होगी ना, बोर्ड मीटिंग में वो डिसाइड करेंगे किसको वो रिप्रेजेंटेटिव, खुद को भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली खुद को ही करते हैं मोस्ट लाइकली, बीआर पास करके डिसाइड कर लेंगे। वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ मेंबर, तो खुद से जा नहीं सकती है। या फिर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर्स की मीटिंग भी तो होती है ना, इंक्लूडिंग अ होल्डर ऑफ डिवेंचर ऑफ द कंपनी, मतलब कोई भी सिक्योरिटी होल्डर है बेसिकली। एंड इट अथोराइजेज एनी पर्सन एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव एट एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी और एट एनी मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो वो जिस भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, मेंबर है तो मेंबर, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर, और अगर डिवेंचर होल्डर है तो डिवेंचर होल्डर, मतलब वट एवर द केसेस देगा, उसकी मीटिंग के लिए वो क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रहे हैं। Such representation shall be entitled to exercise the same rights and powers, including right to vote by proxy and by postal ballot on behalf of body corporate which he represents. कोई शक? क्लियर है क्या सबको ये बात? हाँ, बीआर पास करके, कंपनी में तो जो भी काम होता है वो बीआर पास करके ही होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बीआर पास करके वो रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड कर लेंगे और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा? सेम राइट्स एंड पावर्स होंगे उसको, वोट बाय प्रॉक्सी एंड पोस्टल बैलेट, जैसा सेम टू सेम हमने किसमें पढ़ा अभी? सेक्शन 112 में पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। 10 तो अब तो प्रेसिडेंट गवर्नर है ना, तो नहीं जा सकते ना प्रैक्टिकली, इसलिए। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ रहे हैं हम लोग 114। क्या ये नाम आपने सुने हैं पहले बहुत बार? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। कोई ऐसा है जो पहली बार सुन रहा है? जनरल मीटिंग में 2 ही टाइप के रेजोल्यूशन पास होते हैं, कौन कौन से? ऑर्डिनरी और स्पेशल। कभी कभी यूनानिमस भी हो सकता है, बाकी अदरवाइज तो इन जनरल ऑर्डिनरी और स्पेशल ही होता है।
अच्छा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वोटेड फॉर मोर देन वोटेड अगेंस्ट। और स्पेशल का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स, वोटेड फॉर 3 टाइम्स ऑफ वोटेड अगेंस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंबर प्रेजेंट नहीं है, क्या हमें उनसे मतलब है? जो मेंबर आने के बाद भी कंफ्यूज हो गए हैं, मतलब एब्सटेन्ड है, क्या उनसे कोई मतलब है? नहीं। और जो इंटरेस्टेड मेंबर उनसे कोई मतलब है? समझ में आ गया? तो देखो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन shall be ordinary if the notice has been duly given and it required to be passed by कितने लोगों से? वोट कास्ट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन, वोट कास्ट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट। ये कास्टिंग वोट कब होता है? जब इक्वालिटी ऑफ वोट होता है। जब क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ वोट होता है। कौन कास्ट करता है? चेयरमैन। अगर कब? जब आर्टिकल्स अथोराइज करते हैं तब। अगर आर्टिकल्स अथोराइज नहीं करते तो अब चेयरमैन एक्सीड द वोट इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। वोट कास्ट इन फेवर इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट इज मोर देन द वोट कास्ट अगेंस्ट द, अभी वो इजी लैंग्वेज में क्या बोले? वोटेड फॉर मोर देन। इतना सिंपल से बात है, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रेम किया हुआ है। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन कब होगा? कब होगा? जब द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस कॉलिंग द जनरल मीटिंग और अदर इंटीमेशन गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द रेजोल्यूशन। मतलब जब भी आप नोटिस भेजेंगे ना, उसमें क्लियरली लिखेंगे कि रेजोल्यूशन इज प्रपोज टू बी पास्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन या प्रपोज टू बी पास्ड एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। आपका इंटेंशन मेंबर्स को पता होना चाहिए कि आप ओआर पास कराने जा रहे हो या फिर एसआर। समझ में आया? क्लियर है? फिर द नोटिस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन। नोटिस प्रॉपर्ली होगा तभी जाकर के रेजोल्यूशन पास होगा। वैलिड नोटिस नहीं है तो मीटिंग वैलिड नहीं है और पास रेजोल्यूशन भी वैलिड नहीं होगा। द वोट कास्ट इन फेवर आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट लेस देन 3 टाइम्स। किसके 3 टाइम्स? नंबर ऑफ वोट इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो इजी लैंग्वेज में लिखे वोटेड फॉर 3 टाइम्स ऑफ वोटेड अगेंस्ट। ठीक है, बाकी सारी बातें आपको फॉलो करनी है। जैसे इंटेंशन बता दिया कि और पास करना है सर। दूसरा आपने क्या बता दिया? नोटिस प्रॉपर्ली सेंड कर दिया, है ना? ये बातें आपको फॉलो करनी है। सेक्शन 111 बीच में एक सेक्शन छोड़ा था अभी हमने। 110 के बाद डायरेक्टली कौन सा स्टार्ट किया था? 112 एंड 113। अब नेक्स्ट सेक्शन जो स्टार्ट हो रहा है 111, ये सेक्शन समझने वाला है, ध्यान से समझना पड़ेगा। 2 सेक्शंस हम एक साथ पढ़ेंगे, 111 एंड 115। क्या समझने के लिए रेडी है सब लोग? अभी तक हमने छोटी छोटी बातें पढ़ी, कोई स्पेशल बात नहीं थी एज सच। कौन कौन से सेक्शन कवर किए अभी हमने? 110, 112, 113 एंड 114। तो 3 सेक्शन तो बहुत ही छोटे थे, बस 110 में थोड़ा सा लेंथी था, बाकी तो नॉर्मल था। अब जो मैं बात बताने जा रही हूं, दिमाग कान सब खोल के सुनना, नहीं तो ये टॉपिक ऊपर से निकल जाएगा। मैं पहले आपको कंपेयर करके बता रही हूं 2 बातें, 111 और 115 होता क्या है, फिर हम उस रेस्पेक्टिव सेक्शन पे जाएंगे। अभी अभी हम सेक्शन 111 का हेडिंग पढ़ रहे हैं, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। किसका रेजोल्यूशन है ये? मेंबर का रेजोल्यूशन है जो हम सर्कुलेट करने जा रहे हैं, है ना? 111। दूसरा केस क्या है? 115 स्पेशल नोटिस। सर्कुलेशन। अच्छा सुनो, जब भी कोई भी मेंबर अपनी तरफ से कोई भी रेजोल्यूशन प्रपोज करना चाहता है तो इन 2 सेक्शंस का सहारा लेता है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है प्रोसेस कि कंपनी मेंबर्स को एजेंडा भेज देती है कि हम ये रेजोल्यूशन पास करने चाहते हैं, आप लोग मीटिंग में आ जाना और मीटिंग में आकर के हाँ ना बोल के चले जाना, है ना? तो ये तो प्रपोजल किसका हुआ? कंपनी का मेंबर्स को। लेकिन मेंबर भी तो ओनर है भाई, वो भी तो अपना कोई एजेंडा प्रपोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते।
तो अगर मेंबर्स को कंपनी को कोई रेजोल्यूशन प्रपोज करना है, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से, अगर मेंबर्स अपना कोई एजेंडा पुट करना चाहते हैं कंपनी में और वो चाहते हैं कि इस पर रेजोल्यूशन पास कराओ, तो किन दो सेक्शंस के थ्रू जा सकते हैं? 111 या 115 के थ्रू। अब 115 में सिर्फ 4 मामले आते हैं, 4। कौन से 4 मामले? नंबर 1, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। पहला ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर का रिमूवल हुआ है तो पोस्ट वैकेट हुआ है ना, पोस्ट को फिल करना पड़ेगा। प्लस दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। कौन सा वाला डायरेक्टर जो रिमूव हुआ था उसकी जगह पे दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? पोस्ट वैकेट हुआ तो आप नया नाम रिकमेंड कर रहे हैं उसकी जगह पे। तीसरा, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। कौन सा ट्रांजेक्शन? रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर आपको याद होगा जब हमने रिमूवल ऑफ डायरेक्टर पढ़ा था ना सेक्शन, उसमें स्पेशल नोटिस वर्ड यूज किया गया था, स्पेशल नोटिस किया जाता है, वो स्पेशल नोटिस है। एग्जैक्टली ऑडिटर का रिमूवल है तो एक बात बताओ, ऑडिटर का रिमूवल है तो क्या उसकी जगह पे नया ऑडिटर अपॉइंटमेंट का प्रपोजल भी जा सकता है ना? ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। क्या ये चारों ट्रांजेक्शन समझ में आ गई सबको? इसमें कोई परेशानी आ रही किसी के दिमाग में? एकदम क्लियर है? इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो किस में जाएगा? 111। इसके अलावा, अब इसके अलावा 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, 2। एक तो आप न्यू एजेंडा प्रपोज कर रहे हो, न्यू एजेंडा है ना। एक तो क्या हो सकता है? न्यू एजेंडा, या फिर ऑलरेडी जो कंपनी नोटिस दे चुकी है उसमें जो एजेंडा लिखे हुए हैं उनमें कोई ऑल्टरेशन करना चाहते हो। मतलब यहां पे आप क्या देना चाह रहे हो? कोई स्टेटमेंट देना चाह रहे हो, है ना। तो आप स्टेटमेंट देना चाह रहे हो ऑलरेडी प्रपोज एजेंडा की कंसर्न। स्टेटमेंट ऑन प्रपोज्ड एजेंडा। पहले मुझे ये बताओ ऑब्जेक्टिव क्लियर है क्या सबको? सबको ऑब्जेक्टिव क्लियर है क्या कि कौन कौन से मामले किस सेक्शन के थ्रू आने वाले हैं? कोई है ऐसा जिसको ये नहीं समझ में आ रहा हो? ये सेक्शन है ना बहुत प्रॉब्लम करता है बाद में, है ना। जैसे मान लीजिए कंपनी ऑलरेडी नोटिस दे चुकी है एजीएम की या ईजीएम की, उसमें उन्होंने एजेंडा डाला कि हम ये रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं। मेंबर को लगता है कि इस एजेंडा में करेक्शन करने चाहिए, इसमें चेंजेस होने चाहिए, तो वो क्या कर रहा है? ऑलरेडी प्रपोज एजेंडा में अपने करेक्शंस या न्यू एडिशंस जो है वो प्रपोज कर रहा है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑन प्रपोज एजेंडा। अभी क्लियर सबको? श्योर है? तो हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर आपको ऑडिटर का रिमूवल या डायरेक्टर का रिमूवल या उनके अपॉइंटमेंट के लिए जाना है तो कौन से सेक्शन में जाओगे? 115 में। वेयर एज अगर आप इसके अलावा किसी भी और मामले में जाना चाहते हो तो किस में जाओगे? 111 में जाओ। ठीक है, अब यहां पे कितने दिन पहले जाना पड़ेगा उसके बारे में भी दे रखा है कि कितने दिन पहले आपको ये प्रपोजल देना पड़ेगा। पीरियड, ये था ऑब्जेक्टिव। अच्छा, पीरियड कितना होगा? स्पेशल नोटिस का पीरियड याद है वो कितना था? स्पेशल नोटिस का रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में पढ़ा था हमने, 14 डेज का नोटिस। कितने दिन का? 14 डेज का नोटिस। कितने दिन का होता है? 14 डेज का नोटिस मिनिमम। मतलब एटलीस्ट 14 दिन पहले आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी। 14 दिन कहां से? मीटिंग से 14 दिन पहले। ठीक है, वेयर एज सर्कुलेशन के केस में 2 अलग टाइप के ट्रांजेक्शन है, इनके लिए अलग अलग पीरियड दे रखा है। अगर न्यू एजेंडा है तो ये तो आपको पता ही है, न्यू एजेंडा है देना है आपको, तो एजीएम के नोटिस का वेट तो करोगे नहीं, पहले देना है। तो ये आपको देना है 6 हफ्ते पहले, 6 वीक्स बिफोर मीटिंग। कब देना है? 6 वीक्स बिफोर मीटिंग। कब देना है? 6 वीक्स बिफोर मीटिंग। और अगर आप कोई स्टेटमेंट प्रपोज कर रहे हैं ऑन प्रपोज एजेंडा, अच्छा ये स्टेटमेंट आपको पता कब चलेगा? जब एजेंडा आ चुका होगा, मतलब नोटिस रिसीव हो चुका होगा।
और कंपनी नोटिस कब देती है? 21 दिन पहले। फिर आप नोटिस पढ़ोगे और अपना प्रपोजल बना के दोगे। इसका मतलब ये पीरियड 21 दिन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता किसी भी केस में। तो ये जो है 2 वीक्स का पीरियड है। कितना पीरियड है? 2 वीक्स। 2 वीक्स बिफोर द मीटिंग। क्या ये पीरियड समझ में आएगा सबको? सबको क्लियर है पीरियड? कोई कंफ्यूजन आ रहा है किसी के दिमाग में? अब एक परेशानी है इस 6 वीक्स के अंदर। अब क्या परेशानी है? एकदम रियलिस्टिक प्रॉब्लम है। सुनना मेरी बात ध्यान से। एक मेंबर है ए, वो ये सोच के बैठा है कि कंपनी की एजीएम जनरली सितंबर में होती है ना? कब होती है जनरली? पास्ट ट्रैक के हिसाब से उसको पता है कि कंपनी सितंबर के 2nd वीक के अंदर जनरली एजीएम करती है ना? पास्ट रिकॉर्ड अब तक यही रहा है, सितंबर के 2nd वीक में। ठीक है, अभी तक एजीएम का नोटिस आया नहीं है और कंपनी ने ये सोच करके 6 हफ्ते का प्लानिंग किया। तो 2 हफ्ते तो किसके हो गए? सितंबर के, और 4 हफ्ते किसके हो गए? अगस्त के। ठीक है, इसका मतलब कंपनी ने इंटीमेशन दे दिया जुलाई में। कब दे दिया? जुलाई में। कब दे दिया? जुलाई में। जुलाई में इस मिस्टर ए ने कंपनी को बोल दिया कि मुझे ये एजेंडा प्रपोज करना है। ठीक है, अच्छा, जब उसने इंटीमेशन दिया इमीडिएटली नेक्स्ट डे कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो गई और 21 दिन का नोटिस चला गया और साथ ही में जनरल मीटिंग कॉल हो गई। इसका मतलब मीटिंग सितंबर के 1st वीक में ही हो गई। मीटिंग सितंबर के कब हो गई? इंस्टेड ऑफ 2nd वीक जो उसने सोचा था मेंबर ने, उससे जल्दी मीटिंग हो गई। कब हो गई? सितंबर के 1st वीक। क्या ऐसा हो सकता है? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना? क्योंकि मेंबर इज नॉट अवेयर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब मीटिंग प्रपोज करेंगे। उसने तो एक लॉजिक लेके चला कि भाई अब तक हमारा पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि सितंबर के 2nd वीक के अंदर कंपनी मीटिंग करती है, तो उसके हिसाब से उसने जुलाई में क्या कर दिया? नोटिस भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सितंबर के 1st वीक के अंदर ही मीटिंग हो जाए, क्या ये 6 हफ्ते का नोटिस पूरा हुआ? क्या नहीं हुआ ना? दिस इज लेस देन 6 वीक ना। तो अब जो उसने नोटिस भेजा है जुलाई में, क्या वो वैलिड माने या इनवैलिड माने? व्हाट डू यू थिंक? वैलिड माने? वैलिड माने? लाइव वाले बच्चे क्या बोलते हैं? वैलिड माने कि इनवैलिड माने? वैलिड मान ले? एब्सोल्युटली वैलिड मानेंगे, क्योंकि इसमें मेंबर की कोई गलती नहीं है। मेंबर ने जनरल मीटिंग का नोटिस रिसीव करने से पहले ही इंटीमेशन दे दिया था, तो इसमें मेंबर की कोई गलती नहीं है। तो अब यहां पे जो इंटीमेशन होगा वो एब्सोल्युटली वैलिड माना जाएगा। एब्सोल्युटली वैलिड माना जाएगा। क्या ये बात यहां तक समझ में आ रही है सबको? थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसा? ऑब्जेक्टिव क्लियर है? किसका बेटा? ये वैलिड का रीजन देखो, मेंबर को नहीं, यू बीइंग अ मेंबर यू आर नॉट अवेयर कि कंपनी की जनरल मीटिंग कब कॉल होगी, है ना? आपको तो कब पता चलेगा? जब आपके पास नोटिस आएगा। नोटिस अभी तक मिला नहीं है, तो आपने तो पास बैकग्राउंड चेक करके और उसके हिसाब से पीरियड कैलकुलेट कर लिया। तो यू वर एक्सपेक्टिंग कि सितंबर के 2nd वीक में होगी मीटिंग, बट हो गई सितंबर के 1st वीक में। तो आपकी गलती है क्या? तो आपका नोटिस ऑल दो 6 हफ्ते का नहीं है, बट स्टिल वो वैलिड नोटिस है। इसका मतलब कंपनी इज बाउंड कि वो एजेंडा जो आपने प्रपोज किया है उसको सर्कुलेट करेगी। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया सबको? मैंने 2 बेसिस पे आपको डिफरेंस समझा दिया, एक तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे और एक पीरियड के बेसिस पे। अब कौन कौन लोग डिमांड कर सकते हैं उसमें भी डिफरेंस है कि सर्कुलेशन के लिए सेक्शन 100 का प्रोविजन फॉलो करना पड़ता है, उतने लोग, और 115 में ऑलरेडी दे रखे कितने लोग जो हैं वो डिमांड कर सकते हैं। तो वो सारी बातें हम लोग कल करेंगे, नहीं तो सब हौच पौच हो जाएगा। आज इतना ही करेंगे हम लोग। वापस से मैं ये रिकैप करा दूंगी आपको सेक्शन 111 और 115। उसके अलावा वाले सेक्शन एक बार गो थ्रू करके आना आप लोग अच्छे से, राइट? इस सेक्शन को हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके।